चलो देखो इधर, हमने बात किया है मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में रिलेशन। मैंने एक क्वेश्चन किया भी था इससे पहले वाले दिन में, ठीक है, इससे पहले पिछले क्लास में, शायद पिछले से पिछले क्लास में मैंने किया होगा कि नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशन होता है। तब मैंने बोला था नॉर्मेलिटी जो होता है बराबर क्या लिख सकते हैं हम, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, है ना। एन फैक्टर मतलब होता है कि जो मेरे पास एसिड है वो कितना H प्लस आयन बाहर निकाल लेगा। तो हम बात कर रहे हैं फॉस्फोरस एसिड का, तो इसका जो फॉर्मूला होता है H3PO3 होता है, एक होता है फॉस्फोरिक एसिड, दोनों का अलग अलग है। तो फॉस्फोरिक एसिड का होता है H3PO4, और ये फॉस्फोरस एसिड है, इसका होता है H3PO3। ये मैंने पी ब्लॉक एलिमेंट बताया था हम, ठीक है। तो बताओ, तो इसका जब स्ट्रक्चर लिखने जाएंगे हम तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी डबल बॉन्ड ओ एच, इधर से भी OH लिखेंगे। बताओ तो कितना O है, 3 ठो, हाइड्रोजन कितना है बताओ तो, 3 ठो हाइड्रोजन है। तो बताओ 3 O का यूज मैंने कर लिया है, तो अब जो होगा क्या लगेगा, क्या लगेगा बताओ तो, हाइड्रोजन। तो बताओ तो कितना H प्लस ये रिलीज करेगा, 2 करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जो कनेक्ट रहता है वही बाहर निकलता है, एक ये निकलेगा एक ये निकलेगा, यानी N का वैल्यू कितना है 2। अब मोलैरिटी दिया हुआ, कितना मोलैरिटी देखो तो 0.3, तो 0.3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 0.6। आंसर कौन हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहे हैं। चलो देखो तो ये मोलैलिटी इज एक्सप्रेस्ड इन, मोलैलिटी को किस में एक्सप्रेस करते बताओ तो, मोलैलिटी मोल पर किलोग्राम, कौन हो जाएगा मोल पर किलोग्राम, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। विच इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर से कौन प्रभावित नहीं होता है, जिसके पास मास होता है। तो बताओ मास किसके पास होता है बताओ तो, मोलैलिटी के पास, है ना। मतलब 1 किलोग्राम कितना, 1 किलोग्राम में कितना सारा सॉल्यूट भरा हुआ है, इस तरीके से मोलैलिटी इसका एग्जांपल हो जाएगा। चलो ये क्वेश्चन भी देखते हैं। इफ 2 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ इट्स सॉल्यूशन, इट्स मोलैरिटी विल बी। तो बताओ तो मोलैरिटी का मैंने फॉर्मूला पढ़ा था, मोलैरिटी का क्या था फॉर्मूला, मोलैरिटी बराबर क्या था, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू 1000 बाय वॉल्यूम इन ml, ऐसे ही था ना। ये लीटर में आ जाएगा, ml में रखेंगे यहाँ पे हम, वॉल्यूम इसमें ml में रखेंगे, लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो बनाते हैं इसको हम। गिवन मास कितना दिया हुआ है 2 ग्राम, रख लो यहाँ पे, डिवाइडेड मोलर मास कितना, मोलर मास निकाल लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का, कितना होता बताओ तो, सोडियम का 23 है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, कितना हो जाएगा देखो तो 20 30 36 39 41, और 2/40 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। बताओ वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 200 ml, तो 200 रख लो यहाँ पे। बताओ इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2/8, अरे 2/8 होगा ना, यानी 1/4 यानी 0.25, कौन सा आंसर होगा देखो तो, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़े, ये होता मोलैरिटी का फॉर्मूला, इसको याद कर लेना, पढ़ लेना, लिखाए होंगे हम। चलो ये बोल रहा है क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। तो बताओ मोल फ्रैक्शन हमारा क्या था, हमने पढ़ा था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू कितना होता था बताओ तो 1 के बराबर, ये पढ़ा था ना मोल फ्रैक्शन, नहीं पढ़ा था तुम, सॉल्यूशन चैप्टर में ही है। तो हमको निकालना मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मतलब XB निकालना है। तो XB कैसे निकालते थे, NB डिवाइडेड बाय Na प्लस NB, ये पढ़ा था मैंने, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। कौन सा ऑप्शन होगा देखो तो यहाँ पे, ये वाला हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि XB का निकालना है।
ऊपर में एन बी है, एन ए प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे एन बी हो जाएगा, क्योंकि एक्स बी मैंने किसको माना यहाँ पे सॉल्वेंट को माना है। ठीक है, दिक्कत नहीं है इसमें किसी को? अरे मोल फ्रैक्शन पढ़ाए थे ना, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल का रेशियो होता है, पढ़ाए थे वहां पे, हम देख लेना काफी। कंसंट्रेशन में पढ़ाए थे, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, मोलारिटी, नॉर्मेलिटी वगैरह पढ़ाए थे वहां पे, वहां मिल जाएगा। चलो इसका आंसर बोलो तो, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड इन, बताओ क्या होगा, क्या होगा, मोल पर किलोग्राम सॉल्वेंट। ठीक है, सी होगा इसका। चलो इसका आंसर बताओ तो, वही क्वेश्चन है ना मोलैरिटी वाला। गिवन मास कितना 4 ग्राम, सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना होता है 40 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 250, 250, 25 चौक 100, 4 हो जाएगा ये, अब 4 10 जा 40 कितना हो जाएगा 4/10, बताओ कितना आंसर होगा 0.4 बी हो जाएगा। चलो इसको बनाओ तो, अब ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है हमारा, देखो तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर शायद इसमें जो आंसर होगा हमारा वो 22.2% HCl होता है। ठीक है, इसका रीजन ये देखो यहाँ पे ये है कि जो पानी के अंदर में, सुनो ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं, कि मेरे पास अगर पानी है तो पानी के अंदर में HCl कितना % डाल देंगे हम, कि दोनों जो सॉल्यूशन हमारा बनेगा ना, तो दोनों पार्ट का जो होता है ना, मतलब उसका जो वेपर प्रेशर जो होता है या मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बराबर हो जाता है। तो ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं हम लोग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, मतलब सेम टेम्परेचर पे दोनों बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं एजियोट्रॉपिक, इसको याद करना पड़ेगा, ये एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है हमारा। तो जब 22.2% HCl को मिलाते हैं 100%, मान लो 22% 2% अगर HCl है, कितना % पानी रहेगा बताओ तो, 100 में से 100 हटा देंगे तो उतना % पानी हो जाएगा और HCl इतना हो जाएगा, दोनों को मिश्रण में क्या बोल देंगे हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलेंगे। ठीक है, तो ये अपना याद करना पड़ेगा इसको, ये बराबर कई बार पूछा हुआ है। चलो इसको बनाओ तो, देखो तो ये बनेगा, देखो द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग। तो सुनो, कभी भी दो सॉल्यूशन को मिक्स किया जाएगा ना, तो उसका मोलैरिटी निकालने का एक फॉर्मूला मेरे पास है, देखो तो मोलैरिटी बराबर M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। इसको याद रख लेना। सुनो, जब कोई भी दो कंसंट्रेशन को मिक्स करके फाइनल मोलैरिटी पूछेगा तो इसका एक फॉर्मूला आता है, ये 11th पढ़ा होगा, अदरवाइज इसको याद कर लो, ये मिलेगा तो ऐसे करके कर लेना काम। देखो एक सॉल्यूशन मेरे पास ये है और एक सॉल्यूशन मेरे पास ये है, दोनों को मिक्स कर दे रहे हैं, तो बोल रहा फाइनल मोलैरिटी बताने के लिए। तो बताओ कैसे बताएंगे हम यहाँ, तो बताओ M1 कितना दिया हुआ 0.5, तो यहाँ पे क्या रख लेंगे 0.5। बताओ वॉल्यूम कितना है इसका 750 ml, तो 750 ml रख लो यहाँ पे, प्लस M2 कितना है देखो तो 2। बताओ वॉल्यूम कितना दिया हुआ 2 का 250 ml, 250 रख लो। बताओ नीचे में निकला V1 प्लस V2, दोनों को मिलाएंगे तो कितना होगा 1000 ml, 1000 रख लो नीचे में। अब देखो तो इसको सॉल्व करो तो कितना आ रहा है, देखो तो करो तो सॉल्व इसको, ये हो जाएगा 500, ये कितना हो जाएगा देखो तो यहाँ पे 375, कितना होगा 375 ना। बताओ दोनों काट करेंगे कितना मिलेगा 875, 875 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 1000। बताओ कौन सा आंसर मिलेगा 0. ये हो जाएगा ये वाला आंसर। ठीक है, चलो बढ़े आगे। बताओ ये तो इजी है, टेम्परेचर पे कौन डिपेंड करता है बताओ, मोलैरिटी करेगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है क्योंकि इसमें वॉल्यूम टर्म आता है, वो मोलैरिटी था वो। चलो हेनरी कांस्टेंट का बात करते हैं। हेनरी कांस्टेंट तुम लोग पढ़ा होगा,
बताओ क्या था हमारा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। इसको हटाएंगे तो क्या मिलता है, P बराबर KH इंटू एक्स। इसको क्या बोलते थे हम लोग वहां पे, हेनरी कांस्टेंट। ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ गैस पे, ठीक है। जिस टाइप का नेचर ऑफ गैस मिलेगा, जिस टाइप का गैस मिलेगा, KH का वैल्यू चेंज करता है और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो KH का वैल्यू क्या करता है, वेरी करता है। तो बताओ किस पर डिपेंड कर रहा, पढ़ो तो यहाँ पे रिमेन्स कांस्टेंट, ये तो होगा नहीं। फर्स्ट इंक्रीज, ये भी नहीं होगा। इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ाते तो KH का वैल्यू क्या करता है, वेरी करेगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे, इसको पढ़ लेना। चलो पढ़ो तो इसको, द रूल दैट स्टेट्स दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। बताओ कौन सा लॉ है ये, जूल का नियम पढ़ा था मैंने, नहीं पढ़े थे क्या? बॉयल्स का नियम मैंने पढ़ा था, यहाँ पर नहीं पढ़े थे। हेनरी नियम पढ़े थे, यही होगा हमारा। चार्ल्स का नियम भी नहीं पढ़ा था, तो हेनरी का नियम हो जाएगा ये। चलो ये बताओ तो, क्या होगा बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज यूजफुल इन रिलेटिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विथ इट वेपर प्रेशर। कैसे नहीं हुआ ना? अरे सुनो, वेपर प्रेशर के बारे में बात किसने किया था बताओ तो, राउल्ट ने। राउल्ट साइंटिस्ट है, तो उन्होंने बोला था जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उतना ज्यादा प्रेशर बन रहा होगा। अब मोल फ्रैक्शन के बारे में बात किया था उन्होंने ना, तो कौन सा हो जाएगा बताओ तो, नहीं पढ़े थे मोल फ्रैक्शन, यही होगा। तो वही बोल रहा है कि वेपर प्रेशर जो है किस से रिलेटेड है, तो मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। चलो ये बताओ तो, अब ऑप्शन नहीं दिख रहा, बताओ। बॉयल्स का नियम मैंने नहीं पढ़ा था, चार्ल्स का भी नहीं पढ़ा था, ग्राहम का भी नहीं पढ़ा था, क्या पढ़ा था मैंने, राउल्ट का नियम। ये पढ़ा था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP, वही था ना हमारा ये। तो ये हो जाएगा। क्या आंसर होगा बताओ? इसके लिए तुमको राउल्ट ना पूरा क्लियर होना चाहिए। बताओ तो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करता था यहाँ बताओ तो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अरे ये तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है ना, नंबर ऑफ मोल का रेशियो है, इसी को बोलते हैं ना मोल फ्रैक्शन। अरे अभी तो बताए थे मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल का रेशियो किसका, मोल फ्रैक्शन ये है सॉल्यूट का। तो बताओ तो ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे। तो वही तो क्वेश्चन दिया हुआ, देखो तो ये राउल्ट लॉ जो था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन किस पर डिपेंड करेगा बताओ तो, इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, बी हो जाएगा ना, वही तो है। चलो आगे बढ़ रहे हैं, बढ़े आगे। ये वाला समझ नहीं आया, पीछे वाला, पीछे वाला मोल फ्रैक्शन समझ नहीं आया है, वो वाला जियोट्रॉपिक वाला। सुनो हम बता देते हैं जियोट्रॉपिक क्या था। सुनो, एजियोट्रॉपिक मिक्सर क्या होता है, हम ऐसा कोई एक मिक्सर बनाएंगे, ऐसा कोई एक मिक्सर बनाएंगे जिसमें सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का ना मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बराबर हो जाए अंदर में। ऐसा मिश्रण तैयार करेंगे, मान लो मेरे पास A है और मेरे पास कोई भी B है। अब दोनों को जब मिलाएंगे हम तो फाइनल जो सॉल्यूशन बनेगा, फाइनल जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना, वो क्या होगा, बराबर होगा। तो कोई ऐसा सॉल्यूशन बनाना है, ऐसा सॉल्यूशन अगर बन जाएगा A प्लस B का मिक्सचर, तो हम क्या बोलेंगे, उसको हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं। तो एक कंडीशन ऐसा देखा गया कि जब 22.4% जो वहां पर कुछ था, हमको ऐसा नहीं पता, 22.4 के आसपास था, इतना परसेंट HCl और 88% अगर पानी को मिला दिया जाए आपस में, तो एक ऐसा मिक्सचर तैयार होता है जिस सॉल्यूशन में मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का क्या होता है, बराबर हो जाता है।
मतलब सेम टेम्परेचर पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों उठना स्टार्ट हो जाता है, तो वैसे मिश्रण को बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिश्रण बोलते हैं, ठीक है। तो वो हमारा एग्जाम्पल ये था 22.4% HCl प्लस वाटर था हमारा, इसको देख लेना अपना। चलो ये पढ़ते, बताओ आइडियल सॉल्यूशन मैंने पढ़ा था वहां पे, विच वन ऑफ द, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ए बी सी या डी, विच वन इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन, कौन 0 के बराबर नहीं होगा आइडियल सॉल्यूशन के लिए, बताओ। इंट्रोपी बराबर नहीं होता है, डेल्टा एच ये बराबर होता सही है, वॉल्यूम भी बराबर होता सही है, चेंज इन प्रेशर जो होता है पी ऑब्जर्व माइनस पी आउट ये बराबर होता है, तो डेल्टा एच बराबर नहीं होता है। चलो बी रख लो यहाँ पर, ये नहीं होगा ना हमारा, क्योंकि ये बराबर हो जाता है, ये बराबर हो जाता है, ये भी बराबर है हमारा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेल्टा एस मिक्सिंग इंट्रोपी बोलते हैं। चलो इसका आंसर बताओ तो, आइडियल सॉल्यूशन के लिए इनकरेक्ट कौन है हमारा, बताओ। डेल्टा जी और डेल्टा एस जो था हमारा इंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी, वो क्या होता है, बराबर नहीं होता है, यहाँ बराबर दिया हुआ है ना, याद रखना। देखो डेल्टा एस जो होता है और डेल्टा जी होता है, वो क्या होता है, बराबर नहीं होता है, तो डेल्टा एस उसमें था, इसमें क्या हो जाएगा, डेल्टा जी हो जाएगा, दोनों में डिफरेंस पढ़ाए थे वहां पे हम। बताओ ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बताओ तो इसमें करेक्ट ऑप्शन फॉर आइडियल सॉल्यूशन, बताओ डेल्टा 0 के बराबर होगा, अरे ये होगा 0, चेंज इन एंथैल्पी 0 के बराबर होता है आइडियल सॉल्यूशन के लिए, तो ये सही हो जाएगा हमारा। डेल्टा जी क्या बराबर होता है, नहीं होता है, क्या डेल्टा एस बराबर होता है, नहीं होता है, एक डेल्टा यू भी होता है, वो भी बराबर नहीं होता, तो आंसर कौन हो जाएगा हमारे यहाँ पे, डेल्टा एच, इसको बोलते हैं चेंज इन एंथैल्पी, ये बराबर होता है, ठीक है। ये सब राउंड लगा था हमारा आइडियल सॉल्यूशन का, हमारा प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन बताओ तो क्या था हमारा, कौन सा ऑप्शन होगा, ए हो जाएगा, जो अब क्या करेगा, राउंड को फॉलो करेगा वो। चलो इसका आंसर बताओ, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ए बी सी डी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन नहीं है, इसको बोलते हैं हम क्या, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये के भी तो कांस्टेंट है तो ना, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, हाँ तो कांस्टेंट था हमारा के भी, दूसरा कोई कांस्टेंट था, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये नहीं है हमारा, ठीक है। 4 था ना, एक था ये, एक ये, एक ये, एक था RLBP, ये होगा नहीं हमारा, डी हो जाएगा इसका आंसर। चलो चलो ये बताओ तो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट पे, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ ओनली, ओनली दिया हुआ है, नंबर ऑफ पार्टिकल ओनली, किसके पार्टिकल पर डिपेंड कर रहा है, ये सॉल्यूट के पार्टिकल पर डिपेंड करता है, कितना नंबर ऑफ पार्टिकल है उससे लेना देना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा बताओ तो, डी हो जाएगा, सब डी आंसर आ रहा है। चलो ये बताओ तो, ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। चलो बताओ, इसमें बहुत सारा है इसमें, क्या ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ये हो जाएगा डायरेक्ट, बाकी ये सब नहीं दिख रहा है, नहीं ना, चलो ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर इसका आंसर हो जाएगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन दिख रहा था, ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। चलो ये बताओ तो, बताओ तो, जैसे जैसे ऊपर जाता था गैस, मतलब एयर मिलता है कि नहीं मिलता है, जैसे ऊपर जाएगा एयर नहीं मिलेगा, तो बताओ एयर है ही नहीं, तो वहां प्रेशर बनेगा, प्रेशर घटना स्टार्ट हो जाएगा, तो बताओ वहां वायुमंडलीय दाब कम है, तो क्या क्वेश्चन बोला कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज एट हाई माउंटेन,
जैसे से ऊपर जाएंगे तो बोल रहा है बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। रीजन क्या है? क्योंकि वहां पे क्या है, गैस नहीं है, वहां पे गैस नहीं है तो प्रेशर वायुमंडलीय दाब कम होगा। ऑप्शन कौन हो जाएगा बताओ तो? वहां वायुमंडलीय दाब क्या है, कम है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। दाब ज्यादा होता नहीं हो, जैसे से ऊपर जाएंगे तो गैस है ही नहीं, तो दाब कैसे बनेगा? बढ़े आगे। चलो बताओ, ये हमारा इसका आंसर मैंने बताओ तो इसका क्या होगा? K2SO4। हाँ चलो यही सही है यहाँ पर, क्योंकि इसमें इसका जो बॉन्ड ऑफ फैक्टर जो था ना, आई का वैल्यू ज्यादा होता है, ठीक है, इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ज्यादा। अरे बताए थे उसी दिन तो बताए हम, ये कितना बताए हम, इसका ये हो जाएगा आंसर। चलो ये बताओ, द यूनिट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज, बताओ तो प्रेशर का यूनिट क्या होता है? एटीएम। तो बताओ, ये तो एक प्रकार का प्रेशर ही तो है ये, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? डीएम। बनाओ इसको जल्दी। चलो इसको बनाते, देखो तो आए पीछे वाला शांत रहो। हम यहाँ बात कर रहे हैं क्या, आए शांत रहो। चलो हम बात कर रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना। बताओ ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था? पाई बराबर क्या था हमारा, बताओ तो? C इंटू R इंटू T। तो बताओ कंसंट्रेशन दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ, बोल रहा है कंसंट्रेशन निकालना है। तुम सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है एक बार में? चलो देखो इधर सुनो, पाई बराबर CRT होता है, तो कंसंट्रेशन हमको निकालना है। क्या ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 0.0821। तो रख लो यहाँ पे 0.0821 बराबर कंसंट्रेशन निकालना है। आर का जो वैल्यू होता है वो 0.0821 ही होता है, इनटू टेम्परेचर कितना है यहाँ पे? 300 केल्विन है। तो बताओ तो ये दोनों टर्म कट जाएगा आपस में, तो कंसंट्रेशन बराबर क्या लिख सकते हैं? 1/300। बताओ आंसर क्या होगा? देखो देखो सॉल्व करो तो कितना आएगा? ये हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलो इसको देखो तो, प्योर वाटर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर। प्योर वाटर जो करते हैं ना, रिवर्स ऑस्मोसिस से करते हैं। आरओ का जो वाटर होता है ना, आरओ पानी जो रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं, सी हो जाएगा ये। चलो इसको देखो तो, अभी जस्ट मैंने देखा था ऑस्मोटिक प्रेशर P बराबर क्या होता है? C इंटू R इंटू T, या इसको पाई भी बोल सकते हैं, ठीक है। पाई इसको बोलते हैं प्रेशर P, या पाई भी लिख सकते हैं, लेकिन पाई ज्यादा फेमस है। यहाँ पे P दिया हुआ था, P के अकॉर्डिंग बात करेंगे हम। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? A हो जाएगा। चलो ये देखो, बाय ऑस्मोसिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अलाउज टू पास, किसको पास करने के लिए परमिशन देता है? सॉल्वेंट पार्टिकल को, बी हो जाएगा।
चलो ये बताओ, एग्जाम्पल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं? जो पानी में डिसोसिएट कर जाता है आयन के फॉर्म में। सोडियम एसीटेट, क्योंकि इसमें सॉल्ट आ गया तो ये डिसोसिएट कर जाएगा। नहीं दिख रहा है तब? चलो इसको बनाओ तो। बताओ ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? पाई बराबर सी इंटू आर इंटू टी। ये हो गया। बताओ हेनरी लॉ क्या था? बताओ तो। P बराबर के एच इंटू एक्स, ये हो जाएगा। बताओ राउल्ट लॉ क्या था? ये वाला हमारा, ये था राउल्ट लॉ, ठीक है। बताओ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बी वाला कॉन्सेप्ट आएगा। बी कहाँ दिख रहा है? देखो तो, बी यहाँ दिख रहा है, डेल्टा टीबी। फ्रीजिंग पॉइंट में एफ आएगा तो एफ यहाँ दिख रहा है, ये हो जाएगा हमारा। तो बोल रहा है कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाओ, ठीक है। ऐसे मिला सकते हैं हम, किसी को दिक्कत नहीं यहाँ पे। चलो आगे बढ़ रहे हैं। तुम लोग लिख रही है? सब रिकॉर्ड हो रहा है, देख लेना अपना, हो जाएगा उसमें। चलो ये बनाओ तो। देखो तो बनेगा, हम थोड़ा रुक जा रहे हैं। नहीं बनेगा। क्या निकाल दो? निकल रहा तो है कुछ। चलो शांत रहो। आए बताओ तो, इसका हम निकालना चाह रहे हैं वांट ऑफ फैक्टर। कि क्या निकालना चाह रहे हैं हम लोग? वांट ऑफ फैक्टर आई का वैल्यू। बताओ आई का वैल्यू कैसे निकालते थे हम लोग? बताओ तो। आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय बिफोर डिसोसिएशन। तो बताओ ये कितना मोलर दिया हुआ? 0.1 मोलर इनिशियली है। आए शांत रहो। इनिशियली ये कितना मोलर है? 0.1 मोलर है। तो बताओ तो 0.1 इनिशियली ये 0 होगा, ये 0 होगा। जब डिसोसिएट करना स्टार्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0 मोलर। अब 0.1 मोलर से कितना बनेगा? ये 0.1। और ये कितना बनेगा यहाँ पे? 0.2। अरे ये बताए थे हम 0.2। ये एक स्ट्रॉन्ग टर्म है, मतलब 100% टाइप का डिसोसिएशन होता है यहाँ। अब बोल रहा बेरियम नाइट्रेट जो है, इसको मैंने डिसोसिएट का इनिशियली कितना दिया हुआ? 0.1। जब आफ्टर डिसोसिएशन के बाद ये बचेगा 0 मोल, तो बनेगा 0.1। ये कितना बनेगा यहाँ पे? 0.2। तो बताओ वांट ऑफ फैक्टर क्या था हमारा? आई का जो फॉर्मूला था हमारा, मतलब आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय बिफोर डिसोसिएशन। तो डिसोसिएट करवाए कितना बचा? बताओ तो। ये 0.3। 2 + 1 कितना हो जाएगा? 0.3। पहले कितना था? ये 0.1। तो बताओ तो 0.1 को अगर डिवाइड करेंगे कितना बचेगा? बताओ आई का वैल्यू यहाँ पे 3। आई का वैल्यू कितना आना चाहिए यहाँ पे? 3 के बराबर। तो ये बोल रहा 3 9 आकर आई का वैल्यू कितना आ रहा है? 2.74 आ रहा है। अगर आई का वैल्यू अगर 3 आता तो हम बोलते क्या 100% डिसोसिएट कर गया पानी के अंदर में ये। लेकिन 3 ना आया, देखो 3 आता तो बोलते 100% डिसोसिएट कर गया। तो बताओ तो अगर एक आता तो बताओ इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 100/3 लिख सकते थे। बताओ तो यहाँ पे आई का वैल्यू 2.74 दिया हुआ। तो देखो तो यहाँ पे 2.74 रहेगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? 100/3 इंटू क्या हो जाएगा? 2.74। इसको सॉल्व करो तो देखो तो कितना आंसर आ रहा है। एक बार सॉल्व करके देखो तो कितना आएगा। शायद यही हमारा आंसर होगा। करो सॉल्व, पहले हम क्वेश्चन फिर इसका समझा देंगे एक बार हम। कितना दिख रहा है सॉल्व करेंगे तो? 0.9 90 के आसपास आएगा। 90 के आसपास आएगा। 90%। बताओ कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा ए वाला। सुनो एक बार और समझाते हैं। आई का वैल्यू 3 आना चाहिए, लेकिन ये बोल रहा है आई का वैल्यू कितना है? 2.74 है।
तो आई का वैल्यू अगर 3 आता तो बोलते 100% डिसोसिएट कर गया है। तो ये बोला कि 2.74 ही आया हुआ है। तो अगर 1 रहता तो 100/3 बोलते एक एक नियम से। तो 2.74 आया तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ जाएगा 90 के 91 के आसपास आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा बताओ? तो यहाँ पे ए वाला हो जाएगा। क्या डी होगा? 87 आ रहा है। देखो तो मोबाइल निकालो तो। सुनो सुनो, 3 को अगर काटेंगे इसको हम तो 0.9 नहीं आएगा, 29 तो 0.9 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 91 के आसपास आएगा ना। करो कितना रहा देखो। ये होगा ना, ये है। चलो आगे बढ़ रहे हैं। चलो इसका आई का वैल्यू बताओ तो। ऐसा रहो। चलो इसका वन टर्म फैक्टर बताओ क्या होगा? बेरियम हाइड्रोक्साइड का बोल रहा है वन टर्म फैक्टर निकालना है, क्या होगा? डी होगा, क्योंकि इसको जब डिसोसिएट कराएंगे तो क्या मिलेगा? Ba2+ और क्या मिलेगा? 2OH- आयन। तब डिसोसिएट के बाद कितना मिल रहा? 3। इनिशियल कितना था? 1। तो 3/1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 3 लिख सकते हैं। डी हो जाएगा। ये पढ़ाए तो देख लेना कहाँ पे निकाल कर। ये 3 हो गया ना, 2 1 3, 3 बटा कितना हो जाएगा? 1। 3 के वैल्यू, ठीक है। चलो ये बताओ, कैल्शियम नाइट्रेट है CaNO3 का होल ट्वाइस। बताओ कैल्शियम कहाँ का एलिमेंट है? कहाँ का? पहला ग्रुप का कि सेकेंड ग्रुप का? 2 का। तो बताओ सेकेंड ग्रुप पे कितना चार्ज होता है? देखो कैसे डिसोसिएट करना, सुनो। तो Ca2+ कर ले। बताओ NO3 कितना दिया हुआ? 2। तो 2 को ब्रेक कर लो, 2NO3- हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 3/1। कौन सा ऑप्शन होगा बताओ? सी वाला हो जाएगा हमारा। चलो हो गया, खत्म। अब लास्ट था।